देखिए, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर काफी पुरानी है और ये आज तक चलती आ रही है, इसलिए इसको कर्स्ड वॉर भी बोला जाता है। बन जाते हैं। इस दिन को पैलेस्टीनी आज की डेट तक भूले नहीं है। इस दिन को ये लोग नकबा डे कहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि अरब तो लड़ रहे थे पैलेस्टीनियों के लिए, लेकिन जब पैलेस्टीनी रिफ्यूजी बन गए तो ऐसा नहीं है कि वो जो रिफ्यूजी थे पैलेस्टीनी उनको अरब देशों ने ले लिया। तीनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने रिफ्यूजी को अपना सिटीजन बनाने का ऑफर तक नहीं। इजराइल ने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ऐसे इलाके हैं जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। हर गली और हर एरिया आइडेंटिफाई किया और उसको सेक्शन में बांट दिया और इस एरिया में मिलिट्री लगा दी। हे गाइस, वेलकम बैक पाकिस्तान प्रो रिएक्शन। जी हाँ, तो आज हम जिस वीडियो पर जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन। जी हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीनों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, लेकिन इसराइल को जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजलूम दिखाया जा रहा है। बहुत से यूट्यूबर्स की हमने वीडियोस देखी, इंडियन यूट्यूबर भी थे, उसमें बहुत सारे जो कह रहे थे कि फ़लस्तीन जो है वो गलत कर रहा है, इसराइल जो कि ठीक जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि फ़लस्तीन को ये भी मालूम था कि इसराइल उससे ज़्यादा ताकतवर है और इसमें कोई शक नहीं, इसराइल के पास बहुत ज़्यादा पावर है बनिस्बत फ़लस्तीन के। ऐसा क्या पागलपन था जो कि फ़लस्तीन ने दिखाया अटैक करके इसराइल पर। सो इसमें क्या हकीकत है, आज बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि नीतीश ने बनाई है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। ये इंफॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होती हैं, आपने देखते रहते हो इनको। लेकिन आज देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, फ़लस्तीन को मजलूम कहते हैं या फिर इसराइल को मजलूम कहते हैं। एंड लेट्स सी कि इन दोनों का क्या मसला है जो पूरी दुनिया लगी हुई है और इनका सोल्व नहीं हो पा रहा। लेट्स सी हल नहीं हो सके, क्या वजह है, क्या वजह कि हुआ क्यों है आने वाले वक्त में इन्होंने ये बात और इस मसला ये मसला हुआ क्यों है, ये देखना बहुत जरूरी है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना और जानना भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हमास को इजराइल ने ही सपोर्ट और फंड्स दिए। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी दिन ये 7 अक्टूबर 2023 वाला अटैक प्लान हुआ था। 9 दिसंबर 1987 को एक ऐसी चीज होती है जो इजराइल के गले की हड्डी बन जाती है। टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें एक यंग पैलेस्टीनी, एक रबड़ बुलेट्स थी, ये मॉस्क के जो होली कंपाउंड थे वहां जाके लगी। यूएस ने जो मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम का लठ रख रखा है उसको यूएस अब यूज, तो ऐसा नहीं है कि वो जो रिफ्यूजी थे पैलेस्टीनी उनको अरब देशों ने ले लिया। हमास इज अ क्रिएशन ऑफ इजराइल। पीएलओ वाले पैलेस्टीन को बेच के आ गए और जिसका डर था वही हुआ। हमास बम्पर वोटों से 74 सीट से जीत के आती। कुछ मिसाइल्स तो ईरान ने शुगर के पाउडर से बना दी और इन्हीं मिसाइल्स का यूज 2014 में कि हमास ने ऐसा किया क्यों, उसको पता था कि इजराइल वापस अटैक करेगा। देखिए, इजराइल की जो पूरी हिस्ट्री है, कैसे जूस आए, कैसे ये देश बना, इनका किंगडम क्या था, जूस को क्यों छोड़ के जाना पड़ा, जेरूसलेम क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, ये सब हम एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैलेस्टीन लैंड का ऐसा क्या इशू है जो दुनिया भर की सारी कंट्रीज मिलके भी सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। हमास की शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी स्टोरी क्या है, कैसे इजराइल का बनाया हुआ हमास इजराइल पे आज इतना भारी पड़ रहा है और अभी करंट सिचुएशन में भी ये पता होते हुए भी कि इजराइल भारी तरीके से रिटेलिएट करेगा, उसके बाद भी हमास ने हमला क्यों किया, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये पूरा इशू यूएन में जाता है और 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान लेके आता है जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन लाया गया। 45% एरिया जो था वो पैलेस्टीनियों को दिया गया और 55% एरिया जूस को दिया गया और जो जेरूसलेम था वो यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा। ये वो मैप है। ऑरेंज वाला पार्ट पैलेस्टीन का है, ग्रीन वाला पार्ट इजराइल का है और ये पिंक वाला पार्ट जो जेरूसलेम है ये यूएन ने अपने पास रखा है। अब जैसे यूएन ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पास करता है तो इजराइल तो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके तो मन की बात हो जाती है, लेकिन अरब कंट्रीज इस चीज को मानने से साफ मना कर देती हैं क्योंकि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं डिमांड कर रहे थे। अरब चाहता था कि सिंगल स्टेट प्लान हो। देखिए, 2 स्टेट प्लान मतलब कि 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, इजराइल और पैलेस्टीन, और 1 स्टेट प्लान मतलब कि एक ही कंट्री बनेगी, मान लो पैलेस्टीन बनेगी और उसी के अंदर क्रिश्चियंस, मुस्लिम और जूस रहेंगे, वहां मुस्लिम लॉ फॉलो होगा। तो आप नोटिस करोगे जब भी इजराइल और पैलेस्टीन का जो मसला है उसको सुलझाने की बात होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 स्टेट सॉल्यूशन और सिंगल स्टेट सॉल्यूशन की बात होती है। ज्यादातर कंट्रीज 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यूएन 2 स्टेट प्लान इंप्लीमेंट करता है और इजराइल इसको बड़े ही आराम से मान लेता है। 14 मई 1948 को इजराइल इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है और स्टेट ऑफ इजराइल बना देता है। अब पैलेस्टीन जो था उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था। तो अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के सपोर्ट में आती हैं। 14 मई 1948 को इजराइल बना था। उसके नेक्स्ट डे 15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया,
इराक, लेबनान, जॉर्डन मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं। इजराइल छोटा सा देश था जिसको बने सिर्फ एक दिन हुआ था, तो देखा जाए तो इतनी सारी कंट्रीज मिलके इजराइल को हरा ही देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वॉर 1 साल तक चलती है और इजराइल अरब कंट्रीज को हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है कि यूएन ने जो 2 स्टेट बना के एरिया डिवाइड किया था, वो तो दूर की बात, इजराइल उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लेता है। ये देखिए, ये लड़ाई से पहले का इजराइल, और लड़ाई जीतने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये एरिया भी इजराइल अपने पास ले लेता है। और इस इजराइल अरब वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसे आर्मिस्टिक एग्रीमेंट 1949 भी बोला जाता है। इसमें एक टेम्परेरी लाइन बना दी गई थी जिसे ग्रीन लाइन बोला गया था कि यूएन ने जो कहा वो तो छोड़ो फिलहाल, जब तक कोई इस चीज का हल नहीं निकल पाता है ग्रीन लाइन फॉलो होगी। ये है वो ग्रीन लाइन वाला मैप। तो इस लड़ाई के बाद जो मैप बना वो यूएन वाले मैप से एकदम अलग बना। इसमें ये ब्राउन वाला पार्ट इजिप्ट के पास चला गया और ये पर्पल वाला पार्ट जॉर्डन के पास गया, और इस जॉर्डन वाले पार्ट को वेस्ट बैंक बोला गया क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में था। बाकी सब इजराइल के पास चला गया। देखिए, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर काफी पुरानी है और ये आज तक चलती आ रही है, इसलिए इसको कर्स्ड वॉर भी बोला जाता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन द कर्स्ड वॉर। उससे मुझे इस वॉर के बारे में काफी कॉन्टेक्स्ट मिला था और तभी से मेरा इसमें काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इस ऑडियो बुक में जूज, हॉलोकॉस्ट से लेके क्रिएशन ऑफ इजराइल टाइम्स के भी इशू मेंशन किए गए हैं, जिसका असर आज की सिचुएशन तक पड़ते आ रहा है। नॉर्मली इतनी डिटेल मिलना मुश्किल होती है, बट ये काफी डिटेल्ड है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगी। इस ऑडियो बुक की रेटिंग 4.3 स्टार है और काफी लोगों ने इसको पसंद किया है। ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पे अवेलेबल है, आप इसको जरूर सुनिएगा। आई एम श्योर इससे आपकी समझ इस टॉपिक पे और बढ़ेगी। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं। आप मेरी इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स वीडियो जरूर देखना और कुकू एफएम पे सुने एक और हिस्टोरिकल ऑडियो बुक मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ इजराइल सीक्रेट सर्विस। आप मेरा कूपन कोड NR50 यूज कर सकते हैं फॉर 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन इन जस्ट ₹49। एंजॉय 10,000 ऑडियो शो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब ये सारी चीजें हुई तो पैलेस्टीन के लिए तो कोई जगह बची ही नहीं और एक तरह से पैलेस्टीन जो देश था वो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। और जब देश ही नहीं बचा तो ये जो 7 लाख पैलेस्टीनी थे ये रिफ्यूजी बन जाते हैं। इस दिन को पैलेस्टीनी आज की डेट तक भूले नहीं है। इस दिन को ये लोग नकबा डे कहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि अरब तो लड़ रहे थे पैलेस्टीनियों के लिए, लेकिन जब पैलेस्टीनी रिफ्यूजी बन गए तो ऐसा नहीं है कि वो जो रिफ्यूजी थे पैलेस्टीनी उनको अरब देशों ने ले लिया। तीनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने रिफ्यूजी को अपना सिटीजन बनाने का ऑफर तक नहीं दिया। इनफैक्ट उस टाइम पे इन कंट्रीज ने सिटीजनशिप के जो लॉ थे वो और स्ट्रिक्ट कर दिए थे। अच्छा, साइड से यूएन इजराइल पे कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर बना रहा था कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन हमने निकाला था उसको फॉलो करो आप। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये जो जॉर्डन और इजिप्ट के पास जो ऑक्यूपाइड एरिया है ये पैलेस्टीनियों को आप दे दो। लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट ने कहा कि ऐसा करने से इजराइल फिर से हमारी पोजीशन खराब कर देगा और फिर से अटैक वगैरह कर देगा, इसलिए जब पूरा इजराइल हमें मिल जाएगा तो एक साथ पैलेस्टीनियों को बसाया जाएगा, तब तक ये हमारे अंडर में रहेगा। इस लड़ाई के कुछ साल बाद पैलेस्टीनियों को भी लगा कि हमारा खुद का भी कुछ होना चाहिए, तो 1964 में पैलेस्टीन ने PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मेन एम था इजराइल से जमीन को वापस लेना। लेकिन शुरू में जब PLO बनी थी तो ये उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थी। अब इसके 3 साल बाद 1967 में फिर से अरब कंट्रीज इजराइल पे अटैक करती हैं। एग्जैक्टली 5 जून 1967 को ये वॉर स्टार्ट होती है और 10 जून 1967 को खत्म हो जाती है, इसलिए इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इसमें इजराइल इन 3 कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को फिर से हरा देती है। इस वॉर में इजराइल पहले इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप लेती है, उसके बाद ये जॉर्डन की तरफ जाते हैं, उनसे वेस्ट बैंक ले लेती है और वहां पे भी ये रुकते नहीं है। इसके बाद ये सीरिया की तरफ जाते हैं और वहां गोलन हाइट जो है उसको ले लेते हैं और साथ में जेरूसलेम को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जूस के लिए जेरूसलेम कितना इंपॉर्टेंट है। इस लड़ाई के बाद जूस ने यह कहा कि ये 18 साल बाद अपने किंगडम को वापस ले लिया। ये लोग अपने कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन ये चीज हुई, इस दिन के बाद से इन्होंने अपने कैलेंडर के हिसाब से इस दिन को जेरूसलेम डे के नाम से बनाया। तो देखिए, ये जब लड़ाई खत्म होती है तो इस लड़ाई में इजराइल के पास 100% एरिया आ जाता है। अब देखिए, 100% एरिया तो मिला इनको, लेकिन उस एरिया के साथ साथ इनको 2 मिलियन पैलेस्टीनीज जो थे वो भी मिले। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो पैलेस्टीन है वो तो देश बचा ही नहीं था, तो ये जो पैलेस्टीनी है, जो 2 मिलियन पैलेस्टीनी है, ये किस कंट्री के सिटीजन बनेंगे? अब ये 2 मिलियन पैलेस्टीनी थे, इनको इजराइल सिटीजनशिप भी नहीं देना चाहता था इजराइल की, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पैलेस्टीनियों को राइट टू वोट मिलता और फिर ये इलेक्शन में वोटिंग करते, अपने लीडर को जितवा सकते थे। तो ये सारी चीजें वो चाहते नहीं थे। ओवरऑल पॉपुलेशन से भी कंसिडर किया जाता तो पैलेस्टीनियों का जो नंबर था वो ज्यादा हो जाता, तो इनके हाथ में पावर आ सकती थी। इजराइल की पूरी मेहनत खराब हो जाती, इसलिए वो ये नहीं करना चाहते
जाते थे। तो ना तो इन 2 मिलियन लोगों को ये सिटीजनशिप दे सकते थे इसराइल की, ना ये कहीं बाहर भेज सकते थे, ना उनको मार सकते थे, और ना ही इनके मन में ये था कि इनको अलग देश बना के दे दें। ऐसा नहीं था कि वेस्ट बैंक और गाजा जो है वो अलग देश बना के इनको दे दें, क्योंकि इनका मानना था कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पे आ जाएगी ऐसे। तो इजराइल ने क्या किया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ऐसे इलाके हैं जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। हर गली और हर एरिया आइडेंटिफाई किया और उसको सेक्शन में बांट दिया और इस एरिया में मिलिट्री लगा दी, और फिर इनके आसपास के एरिया में धीरे धीरे करके जूस को सेटल करना शुरू किया, और जूस को वहां पे सेटल होने पे फ्री में लैंड और घर दिए जाते थे, और कई केस में तो सरकारी नौकरियां भी दी जाती थी। एक मैप से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये इजराइल का मैप है, ये वेस्ट बैंक है, और इस वेस्ट बैंक को जूम करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे दिखता है। इसमें जो डार्क ब्राउन एरिया है ये पैलेस्टीनियंस के घर हैं, लाइट ब्राउन एरिया में पैलेस्टीनियंस के घर हैं और इजराइल की मिलिट्री कंट्रोल में है। इसमें जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने जूस को सेटल किया है, और ये जो ब्लू स्क्वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री के बेस रखे हैं, जिससे हर किसी की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल की जा सके, अटैक वगैरह ना हो। और सेम चीज इन्होंने गाजा स्ट्रिप में भी की। देखिए इजराइल के इन एक्शन से समझ में आ गया था कि ये जो बैक टू बैक वॉर हुई है ये किसी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, और इस जगह को ये फिलिस्तीनियों को देने के मूड में नहीं लग रहे थे। इसलिए आप देखोगे कि आज की डेट तक कोई भी इजरायली नेता हो वो कहेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन स्टेट के बॉर्डर क्या होंगे उस पे हमेशा चुप रहता है। यूएन ने इस चीज को लेकर काफी बार बोला कि ये जो जूस यहाँ पे सेटल हो रहे हैं ये इलीगल है, लेकिन इजराइल का कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं डाल सकते। यही रीजन है कि जो पैलेस्टीन देश है वो गूगल मैप वगैरह पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पैलेस्टीन जो देश है वो बचा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि गाजा स्ट्रिप हो या फिर वेस्ट बैंक हो, इसके अंदर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन सब इजराइल का होता था। तो पहले 1946 में ये मैप था, फिर यूएन ने जो बनाया वो ये था, और फिर उसके बाद ये बना, और आज की डेट में ये मैप है। अब देखिए सारी चीजें जो इजराइल कर रहा था, इन सारी चीजों को देख के जो अरब कंट्रीज थी ये यूएन पहुंचती हैं और कहती है कि 1967 से पहले वाला जो बॉर्डर था, यानी कि जो ग्रीन लाइन थी, जो डिसाइड किया था हम लोगों ने, इजराइल को कह दीजिए कि उस पर वापस चले जाए, और जो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है और गोलन हाइट है, उसको आप हमें दे दीजिए। लेकिन इस बार इजराइल ने यूएन को भी मना कर दिया। अब देखिए इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, 1973 में भी एक लड़ाई हुई थी और अरब भी लड़ाई कर करके थक गए थे, और अब लड़ाई करने पे ये भी डर बन गया था कि जो एरिया था वो और चला जा रहा था। जैसे सीरिया का गोलन हाइट था वो कब्जा कर लिया था इजराइल ने, तो धीरे धीरे करके इजिप्ट, जॉर्डन ने इजराइल से पीस एग्रीमेंट करके किनारा कर लिया। तो देखिए जब पैलेस्टीनियंस ने देखा कि इजिप्ट और जॉर्डन ने पीस एग्रीमेंट कर लिया तो इनको इतना समझ में आ गया था कि जो लड़ाई है ये हमें खुद लड़नी पड़ेगी। तो 1964 में जो पीएलओ बनी थी वो इस 1967 की वॉर के बाद दोबारा से एक्टिव हो जाती है। इस बार पैलेस्टीन के खुद के लीडर्स इकट्ठा होते हैं। एक्चुअली इजराइल और उसके बाहर छोटे छोटे ग्रुप्स में पैलेस्टीनियंस जो थे वो इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, उन सारे ग्रुप्स को एक साथ लाके पीएलओ बनाई गई। तो एक्चुअल में जो पीएलओ बनी वो मल्टीपल ग्रुप से मिलके बनी। ऐसे ही गाजा स्ट्रिप के अंदर एक यंग रिफ्यूजी था यासिर अराफात, जो पढ़ाई के लिए पर्शियन गल्फ में चला गया था, लेकिन इसने वहीं पे ही कुछ पैलेस्टीनियों को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फतह। ये पार्टी जो थी ये उस टाइम पे इजराइल के खिलाफ रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल करती थी। तो ये जो पार्टी थी ये भी पीएलओ से जुड़ गई। पीएलओ जितने भी ग्रुप से मिलकर बना था उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो फतह पार्टी का था, और यही रीजन था कि फतह पार्टी के जो लीडर थे यासिर अराफात, इनको ही पीएलओ का चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने चेयरमैन बनते ही पीएलओ को दो तरीके से ऑपरेट किया। एक तो इन्होंने पीएलओ की पॉलिटिकल विंग बनाई, दूसरा इन्होंने पीएलओ की एक ऐसी विंग बनाई जो इजराइल के खिलाफ आर्म स्ट्रगल करे, जो इजराइल की मिलिट्री वगैरह पे अटैक करे, और इन्हीं में से एक थी पैलेस्टीन फदाइन। अब इजराइल में ही बैठ के इजराइल के खिलाफ ये सब करना बहुत ही मुश्किल था, तो पीएलओ ने शुरू में इजराइल के बाहर से बैठ के ऑपरेट करना चालू किया। पीएलओ और यासिर अराफात को शुरू में आतंकी बोला गया था, लेकिन आयरनी देखिए आप कि यासिर को आगे चल के नोबेल पीस प्राइज मिला, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए जो पीएलओ था ये पहले ईयर 1970 में जॉर्डन से बैठ के ऑपरेशन करता था अपने, लेकिन आगे चल के जब जॉर्डन पे प्रेशर पड़ा तो जॉर्डन ने इनको अपने देश से भगा दिया। फिर इसके बाद करीब एक साल बाद 1971 में ये लोग लेबनान से ऑपरेट करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वहां भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो इनको लेबनान छोड़ के भी भागना पड़ा। और जब इनकी जनता ने पीएलओ वालों को स्ट्रगल करते हुए देखा तो इनकी काफी रिस्पेक्ट बढ़ी और अरब्स ने भी इनको हेल्प करना चालू किया। जो पीएलओ था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। पीएलओ के लीडर्स जो डिसाइड करते थे वो पैलेस्टीनियंस मानने लगे थे। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1987 और 9 दिसंबर 1987 को एक ऐसी चीज होती है जो इजराइल के गले की हड्डी बन जाती है। एक्चुअली इजराइल में जो गाजा स्ट्रिप थी वहां पे एक रिफ्यूजी कैंप था जिसका नाम था जबालिया रिफ्यूजी कैंप। इस कैंप के पास से एक इजरायली डिफेंस ट्रक जो था वो जा रहा था और उस ट्रक ने ऐसा एक्सीडेंट किया कि वहां पे एक कार थी
उससे 4 लोगों की डेथ हो गई। और ये जो 4 लोग थे जिनकी जान गई थी, जबालिया रिफ्यूजी कैंप में ही रहते थे। अब इन 4 लोगों का जब फ्यूनरल निकलता है तो इसमें 10,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो थे वो इकट्ठा हो गए थे और सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और धीरे धीरे ये बात होने लगी कि ये जो एक्सीडेंट किया गया है ये जानबूझ के किया गया है। और फिर भीड़ जो थी वो बेकाबू हो जाती है। भीड़ जो थी वो इजराइल के जो कैंप वगैरह थे उन पर अटैक करती थी, बॉटल्स में आग लगा के फेंकती थी, प्रोटेस्ट करने लगी, कई तरीके से वायलेंस किए। जो वॉल्स थी वहां पे इजराइल के खिलाफ गालियां लिखने लगी। तो उस एरिया में ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में इजराइल 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो थे वो गाजा स्ट्रिप में भेज देता है और इससे टेंशन और बढ़ जाती है। जो लोकल पैलेस्टीनीज थे और जो इजरायली फोर्सेस थी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जाने गई। धीरे धीरे जो बात थी गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक की तरफ पहुंच जाती है और वहां के भी जो पैलेस्टीनियंस थे वो भी भड़क जाते हैं। और इस टाइम पे पीएलओ के जो लीडर्स थे वो भी अपने लोगों के साथ आ जाते हैं। ये पहली बार था जब इजरायली फोर्सेस जो थी वो बैकफुट पे आती हुई दिख रही थी, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर जो थी उसमें तो इजराइल जीत रहा था, लेकिन ऐसी आम लोगों की भीड़ में आप 100 टैंक भी लाके खड़ा कर दो, आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन अटैकर है और कौन नॉर्मल आदमी है जो अपना काम करने जा रहा है। 6 साल तक कॉन्टिन्यूअसली ये लड़ाई चलती है। इस चीज को बोला गया फर्स्ट इंतफादा, जो कि 8 दिसंबर 1987 को शुरू हुआ था और 13 सितंबर 1993 को खत्म हुआ था। अच्छा, जब ये फर्स्ट इंतफादा गाजा स्ट्रिप के अंदर चल रहा था तो गाजा स्ट्रिप में एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम ब्रदरहुड, इसको इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के अंदर इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए, चैरिटी करने के लिए, जो गरीब पैलेस्टीनी। तो गाइस, अगर जीत आगे वीडियो पे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, उस पर मजीद जो वीडियो रह गई उस पर भी रिएक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ से हम बात करें कि लुबनान ने जो है आज फ़लस्तीनियों को थोड़ा बहुत हौसला दिया है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ बॉर्डर खोलने की बात हो रही थी आज की डेट के बाद। तो इसराइल ने जो धमकी दी लुबनान को कि अगर आप लोग इनका साथ देंगे तो हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, इसराइल ने धमकी दे दी लुबनान को। सो अभी तक जो लतीश ने बताया इस वीडियो में वो ये बताया कि जो फ़लस्तीनी थे उन पे स्टार्ट से ही प्रेशर बनाया। पहले उनकी कंट्री जो अप्रोच थी वो ख़त्म की, उसके बाद उनका जो एरिया था वो ख़त्म किया, कंट्री बिल्कुल यानी कि उसका नामो निशान भी गूगल से मिटा दिया। तो ऐसी सियासत चल रही है कि जब एक मुकम्मल जीत हासिल कर ली थी इन्होंने फ़लस्तीन के लोगों के बीच में अपने लोग तैनात कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रद्दोबदल कर दी ताकि हमारे लोग उनके बीच में रहेंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है जो इसराइल के ख़िलाफ़ हो तो उन्होंने उसी दौरान उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम हो रही थी। क्योंकि हमें तो पता भी नहीं चल रहा था फ़लस्तीनियों के साथ हो क्या रहा है असल में। बिल्कुल, उनकी जो अगर किसी की डेथ भी हो जाती तब भी नहीं पता चल सकता था, क्योंकि उनके बीच में तो इसराइली लोग ऑलरेडी बीच में शामिल हैं, वो तो पता भी नहीं चलने देते थे कि ये इसराइली है ये फ़लस्तीनी है। उन्होंने सियासत कुछ इस तरह खेल दी है, पूरे एरिया पे कब्जा कर चुके थे। इसी वजह से अब सूरत-ए-हाल मज़ीद बढ़ चुकी है जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। पूरी दुनिया इस कश्मकश में है कि कोई ना कोई हल निकाला जाए, मगर हल निकल नहीं पा रहा। ये भी कश्मीर की तरह ये मसला बढ़ चुका है जो कभी हल नहीं निकाला जा रहा है। कुछ कर रहा है ना अफगानिस्तान, ना तुर्की, पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। अगर हम बात मुस्लिम करें कंट्रीज अगर इस मामले को हल निकालने की कोशिश करे तो हल निकल सकता है। अगर हम बात करें अमेरिका की है, अगर हम बात करें अमेरिका की तो वो तो जल्दी पे तेल छिड़काता है। बिल्कुल, वो तो खुद कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करें मामला को ठंडा करें और मजीद जो है बिल्कुल यार जो जानी नुकसान है वो ना हो, वो रोकने। ये मामला ठंडा पड़ सकता था अगर अमेरिका की तरफ से इसराइल को मदद ना पहुंचती। उन्होंने इस बात को बढ़ा दिया, उन्होंने मिसाइल उनकी सपोर्ट के लिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है फ़लस्तीन के लिए आसानी पैदा फरमाए और उनको एक आज़ादाना ज़िंदगी देने का जो राइट उनका बनता है वो उनको दे। ओवरऑल हम जो क्रेडिट देंगे नीतीश को जो वो एडिटिंग की है इसमें और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बताया तफसील से आउटस्टैंडिंग रियलिटी बताई है, ये इनके किसी के खिलाफ बनाई है कि भी ये बंदा गलत है वो बंदा सही है। उन्होंने वो चीज़ बताई वो अभी सूरत-ए-हाल थी जो पहले जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई वही उन्होंने बताया, जो ग्राफिक्स यूज़ किया आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल यार कमाल की वीडियो अच्छी लगे लाइक करने और चैनल को पहले मत तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस पर मजीद हम रिएक्ट करते हैं। और बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शो हो सके। जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय, खुदा।